चलें स्टार्ट करते हैं। हाउ विल यू डायग्नोस एंड ट्रीट रूट कैरीज। इस चैप्टर की बेसिक आउटलाइन ये है कि आप रूट कैरीज होती क्या है, रूट कैरीज को आप डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे क्लास 5 कैरीज से, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ रूट कैरीज। देन वी विल discuss about what are the risk factors behind root caries, what is the role of saliva in root caries, and then how will you detect and diagnose root caries. After that, we will discuss about its preventive protocol, its treatment strategies, and restorative materials used for the management of root caries. So, introduction, how will you define root caries? Root caries can be defined as a soft, irregularly shaped lesion, either totally confined to root surface or involving the undermining of enamel at the cemento-enamel junction. रूट कैरीज जो है वो आपको दो जगह पे मिलेगी, या कंप्लीटली रूट सरफेस को इन्वॉल्व करेगी, या फिर वो उसकी वजह से जो है सीमेंटो एनामल जंक्शन भी आपका अंडरमाइन हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। ठीक है, ये देखें, दिस इज रूट कैरीज। फिगर 1 में देखें विद जिंजाइवल रिसेशन, एंड दिस इज रूट कैरीज लीजन अंडरमाइनिंग कोरोनल इनेमल। अंडरमाइनिंग यानी इससे आपका कोरोनल स्ट्रक्चर जो है वो लॉस हो जाएगा, और ये रैपिडली स्प्रेडिंग कैरीज है। अगर आप इसको देखेंगे, रूट कैरीज और क्लास 5 कैरीज में फर्क क्या है, अगर आप देखें क्लिनिकल पिक्चर हो ऐसा लग रहा है जैसे ये क्लास 5 कैरीज है। रूट कैरीज जो होती है वो रैपिडली स्प्रेड करती है, उसकी वजह से जो आसपास का कोरोनल इनेमल है, सीमेटो इनेमल जंक्शन है, वो आपका डिस्ट्रॉय हो जाएगा। क्लास 5 रैपिडली स्प्रेडिंग कैरीज नहीं है, वहां वो कोरोनल स्ट्रक्चर को अंडरमाइन नहीं करती। ये पूरा का पूरा कोरोनल इनेमल, और दूसरा क्या है आपका सीमेटो इनेमल जंक्शन, उसको ये डिस्ट्रॉय कर देती है, अंडरमाइन कर देती है। ठीक, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ रूट कैरीज। रूट कैरीज लीजन कैन बी इनिशिएटेड only if the root surface is first exposed to oral environment. रूट कैरीज कब होती है, जब आपकी रूट सरफेस एक्सपोज्ड हो ओरल एनवायरनमेंट, वो एनवायरनमेंट जहाँ पे पुअर ओरल हाइजीन हो, फ्रीक्वेंट कंजप्शन ऑफ शुगरी डाइट हो आपकी। इट में अपीयर एज अ सॉफ्ट और विद कैविटेशन इन द रूट सरफेस। रूट सरफेस जो है वो सॉफ्ट भी हो सकती है, कैविटेशन के साथ भी आपको नजर आएगी पेशेंट में। रिस्क ऑफ रूट कैरीज इंक्रीजेज इन एडल्टली टेंटेंट पेशेंट। अच्छा, एल्डर जो पेशेंट्स होते हैं, एडल्ट पेशेंट जिसमें सीवियर सिस्टमिक डिसऑर्डर्स होते हैं, जीरोस्टोमिया होती है, उनमें रूट कैरीज के चांसेस हाई होते हैं। Some studies have suggested that 50% to 75% of root caries lesion proximally. स्टडी के हिसाब से 50 to 75% आपकी रूट कैरीज लीजन जो है वो प्रॉक्सिमली होती है। अच्छा, ये आप पॉइंट याद रखिएगा बीसीक्यूज के हवाले से। अगर आप मैंडेबल में मैं आपसे पूछूं कि रूट कैरीज की वजह से मोस्ट सस्पेक्टेबल टूथ कौन सा है, तो आपका जवाब होगा मोलर्स। In the mandible, molars appears to be the most susceptible to root caries. उसके बाद सेकंड नंबर पे प्रीमोलर्स, देन कैनाइंस और इंसाइजर्स। और अगर मैं मैक्सिला की बात करूं तो ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा। सबसे कॉमनली अफेक्टेड टूथ ड्यू टू रूट कैरीज इन मैक्सिला इंक्लूड्स इंसाइजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। ठीक, यहाँ तक कोई सवाल हो आप लोगों को? चले आगे चलते हैं। ये प्रॉक्सिमल लीजन्स हैं आपका। इट इज, इस पिक्चर में जो है प्रॉक्सिमल लीजन कैरी रूट कैरीज लीजन है, ऊपर जो पिक्चर दी हुई है ऑन अ सेकेंड मोलर, जो 50 to 75 जो परसेंटेज आपकी रूट कैरीज की प्रॉक्सिमली आपकी होगी। और उसके नीचे एक पिक्चर दी हुई है जो लिंगुअल एस्पेक्ट पे सेकंड प्रीमोलर का जो है वहां पे रूट कैरीज हुई हुई है। अच्छा, पैथोफिजियोलॉजी ऑफ रूट कैरीज। हाउ विल यू
एक्सप्लेन द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ रूट कैरीज, हाउ डू रूट कैरीज अकर्स। इससे पहले आपने जो है डेंटल कैरीज डिटेल में आपने पढ़ा हुआ है, उसमें काफी फैक्टर्स आपने पढ़े हुए हैं। डाइट का रोल क्या है वहाँ पे, और टाइम का क्या रोल है, सबस्ट्रेट का क्या रोल है, सलाइवा का क्या रोल है, फ्लोराइड का क्या रोल है, वही सारी चीजें हैं। ठीक है, उसी के हिसाब से हम रूट कैरीज की पैथोफिजियोलॉजी को डिस्कस करेंगे। द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ रूट कैरीज कैन बी एक्सप्लेन इन द लाइट ऑफ फॉलोइंग फैक्टर्स। मैंने 4 फैक्टर्स बनाए हैं, उसमें इनकी पैथोफिजियोलॉजी को मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। सबसे पहला पॉइंट है ड्रॉप इन पीएच। अब भाई, पीएच कब ड्रॉप होती है, आप पढ़कर आए हैं डेंटल कैरीज में कि जब भी प्लाक बैक्टीरिया जो है मेटाबोलाइज करते हैं आपके डाइटरी कार्बोहाइड्रेट्स को इनटू एसिड, दे प्रोड्यूस अ ड्रॉप इन पीएच। सब। तो जब भी पीएच ड्रॉप होगी तो आपका क्या होगा, इनिशिएशन होगी डीमिनरलाइजेशन ऑफ टूथ स्ट्रक्चर। डीमिनरलाइजेशन यानी जो आपके टूथ में आइंस प्रेजेंट होते हैं उनकी लीचिंग आउट होगी। और रूट सरफेस जो है दे आर मोर वल्नरेबल टू केमिकल डिसोल्यूशन देन इनेमल सरफेसेस। अगर मैं आपको बोलूं, आप रूट सरफेस और इनेमल को कंपेयर करो कि कौन सी ज्यादा डिसोल्यूशन होती है, किस में ज्यादा डिसोल्यूशन होती है जब पीएच ड्रॉप होती है, ठीक है, तो आपका जवाब होगा रूट सरफेस। अब रीजन होनी चाहिए, ठीक है। ड्रॉप इन पीएच टू अंडर सैचुरेट द बायोफिल्म इन रिस्पेक्ट टू सीमेटम एंड डेंटिन इज मच लेस देन दैट रिक्वायर्ड फॉर इनेमल। देखें अब इसमें पीएच जो है आपकी फॉर डेंटिन कितनी है, 6.4 है, और इनेमल में कितनी है, 5.5 है। उसके बाद है ड्रॉप इन पीएच के बाद क्या होता है, दूसरा स्टेप होता है डी नेचरेशन ऑफ कोलेजन। जो हमारे कोलेजन प्रेजेंट होता है उसकी डी नेचुरेशन होती है, डीग्रेडेशन होती है। कैसे होती है, जो बैक्टीरियाज होते हैं वो आपके एक इंजाइम प्रोड्यूस करते हैं, उसको बोलते हैं कोलाजिनेज एंजाइम। कोलेजिनेज प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, आपके कोलेजन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इससे क्या होता है, इससे आपकी जो इनिशियल स्टेप में जो डीमिनरलाइजेशन हुई थी उसकी वजह से कैरीज एक्सेलरेट होती है। ठीक। थर्ड पॉइंट है डिस्टर्ब्ड इक्विलिब्रियम। ये आप पढ़ कर आए कि हमारी ओरल कैविटी में देयर इज अ टग ऑफ वॉर बिटवीन टू प्रोसेसेस, one is demineralization and remineralization. Again, both these processes are controlled by respective factors. अगर मैं आपसे कहूँ रीमिनरलाइजेशन को कौन से फैक्टर्स कंट्रोल करते हैं, तो आपका जवाब होगा पेशेंट की ओरल हाइजीन, गुड ओरल हाइजीन, ठीक है। उसके अलावा सिलाइवा, नेचर से एंटी कैरीज एजेंट, पेशेंट माउथ वॉश यूज कर रहा है कि नहीं, ये सारे फैक्टर्स जो हैं आपके रीमिनल। अगर डीमिनलाइजेशन को फ्रीक्वेंट कंजप्शन, पुअर ओरल हाइजीन, लो जीरो स्ट्रोमिया हो गई, लो फ्लोराइड, ये फैक्टर्स जो हैं, अगर इनमें से किसी फैक्टर्स की प्रीडोमिनेंसी हो जाती है तो उससे आपका इक्विलिब्रियम क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाता है। Frequent alteration in the delicate balance between the rate of demineralization and remineralization can result in the initiation of caries. Fourth है breach in cementum. Cementum is considered to be a natural protective mechanism, ठीक है। एक नेचर की तरफ से हमारे यहाँ दो प्रोटेक्टिव कवरिंग है, एक है सीमेंटम, दूसरा है पीडीएल। अगर आप कभी कभार डीप स्केलिंग पेशेंट्स करवाते हैं कभी कभार, तो उसके दौरान आपका जो सीमेंटम होता है वो उसमें ब्रिज पैदा हो जाता है, डिस्टरबेंस पैदा, डैमेज हो जाता है, तो उसकी वजह से भी रूट कैरीज लीजन्स आपके इनिशिएट होते हैं। तो ये 4 हमने जो है पॉइंट्स थे जो आपकी बुक में लिखे हुए थे, उसके बेसिस पे इसकी पैथोफिजियोलॉजी को डिस्कस करने की कोशिश की है। इसमें कोई क्वेश्चन हो आप लोगों को तो पूछें, वरना हम आगे चलें आगे चलते हैं। माइक्रोबायोलॉजी, जैसे आपने कैरीज के चैप्टर में पढ़ा होगा, दो बैक्टीरिया जो हैं वो आपके, एक बैक्टीरिया इनिशिएट करता है, दूसरा क्या करता है, उस कैरीज प्रोसेस को प्रोपोगेट करता है। एस म्यूटान इनिशिएट करता है, लैक्टोबैसिलस क्या करता है, प्रोपोगेट करता है कैरीज को।
माइक्रोबायोलॉजी में ये देखा गया है, जितनी भी स्टडीज हुई हैं, एक्टिनोमाइसिस विस्कस इज कंसिडर्ड टू बी अ प्राइम सस्पेक्ट in the pathophysiology of root caries, in the pathogenesis of your root caries. Actinomyces viscus जो viscus जो है वो एज अ प्राइम सस्पेक्ट है, लेकिन रिसेंट स्टडीज हुई हैं जिसमें इसके डोमिनेट रोल पे एक क्वेश्चन उठाए गए हैं। लेकिन आपके अगर बेसिक यूज आ जाए कि प्री डोमिनेंट बैक्टीरिया इन्वॉल्व इन द पैथोजेनेसिस ऑफ रूट कैरीज, तो आपका जवाब एक्टिनोमाइसिस विस्कस ही होगा। ठीक है। नाउ रिस्क फैक्टर्स, 19 रिस्क फैक्टर्स दिए हुए हैं आपकी बुक में, एक चार्ट दिया होगा, रैंडमली लिखे हुए हैं। उन रिस्क फैक्टर्स को डिवाइड किया है तीन फैक्टर्स में मैंने अगेन। एक है बायोलॉजिकल फैक्टर्स। बायोलॉजिकल फैक्टर्स की जहाँ बात आएगी वहाँ आप पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री देखें, उसका पास कैरीज एक्सपीरियंस देखें, मिसिंग टीथ देखें, सलाइवा देखें, क्राउडिंग देखें, टूथ पोजीशन देखें। उसके बाद उसका बिहेवियरल फैक्टर्स देखें पेशेंट्स के, जिसमें उसको देखें वो ब्रश कर रहा है कि नहीं, इंटरटेटनल क्लीनिंग एड्स यूज कर रहा है, फ्लोराइड टूथपेस्ट यूज कर रहा है कि नहीं। ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ शुगर इनटेक देखें। अटेंडेंस पैटर्न, अटेंडेंस पैटर्न यानी वो विजिट किस तरीके से कर रहा है, दिखा रहा है किसी प्रॉब्लम की वजह से, या इरेगुलर अटेंडेंट है, जब चाहता है आता है डॉक्टर को दिखा के चला जाता है। ठीक है। डेंचर तो वियर नहीं कर रहा, स्मोकर तो नहीं है, इंट्रेंसिक उसकी जो है अपनी, उसकी एज पूछें पेशेंट की, जेंडर, ठीक है, रेस, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, लेवल ऑफ एजुकेशन, फिजिकल और मेंटल डिसेबिलिटी, कंजेनाइट ऑफ इम्पेयरमेंट। ये सारे आपके फैक्टर्स हैं, आपकी बुक में भी यही फैक्टर्स हैं, लेकिन उसको आप डिवाइड करेंगे तो आपको चीज़ें याद सही होंगी। ठीक है। उसके बाद जो है, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द रोल ऑफ सलाइवा इन रूट कैरीज, ठीक, तो इसमें हम डिस्कस करते हैं सिलेवरी हाइपोफंक्शन और जीरोस्टोमिया। इन रिलेशन टू रूट कैरीज एक्टिविटी, salivary flow rate is considered the most important of non-microbial salivary parameters। देखें, किसी भी कैरीज पेशेंट में हम सलाइवा को एनालाइज करते हैं, सिलेवरी टेस्ट करवाते हैं, जिसमें तीन चीजें आपकी होती हैं। एक उसकी बफरिंग कैपेसिटी होती है, ठीक है, दूसरा उसका फ्लो रेट होता है, और तीसरी चीज क्या होती है उसकी, तीसरी चीज क्या होती है उसमें, आप बता सकते हैं? सिलाइवा, सिलाइवा आप लोग पढ़कर आए हैं ना, रोल ऑफ सिलाइवा, जिसमें कैरीज वाले चैप्टर में। मैं आपसे कहूँ, एक हाई कैरीज रिस्क पेशेंट है, वो आपके पास आया है। हाई कैरीज रिस्क पेशेंट में हम अक्सर टेस्ट करवाते हैं कि भाई इसकी सिलेवरी एनालिसिस करवाओ आप। तो सिलेवरी एनालिसिस में तीन चीजें हम देखते हैं। कौन सी तीन चीजें देखते हैं? दो तो मैंने बता दी, तीसरी क्या होगी? जी, सिलेवरी एनालिसिस में आप तीन चीजें करवाते हैं। एक होता है सिलेवरी फ्लो रेट, दूसरा होता है उसकी बफरिंग कैपेसिटी, और तीसरी चीज होती है उसकी, क्या कहते हैं, सिलेवरी पीएच। ठीक है, ये याद रखिएगा, सिलेवरी फ्लो रेट, सिलेवरी बफरिंग कैपेसिटी, और तीसरा आपका क्या है, सिलेवरी पीएच। Unstimulated salivary flow rate has been shown to have a greater effect on salivary clearance time than stimulated flow। आप अगर कोई शुगर खा रहे हैं तो उस शुगर को सलाइवा, जो अनस्टिमुलेटेड सलाइवा होगा, वो अच्छे से वॉश करेंगे। इज ए ग्रेट इफेक्ट ऑन सलाइवरी क्लियरेंस। ठीक है। अनस्टिमुलेटेड सलाइवरी फ्लो क्या है? अभी आप रेस्टिंग में बैठे हुए हैं, तो आपके ओरल कैविटी में जो सलाइवरी फ्लो है वो अनस्टिमुलेटेड है। अगर आपके सामने कहीं यहाँ पे चाट रख दें, बिरयानी रख दें, कोई चॉकलेट वॉकलेट रख दें, सुबह का टाइम है, तो आपका सलाइवरी फ्लो क्या होगा? बढ़ जाएगा। That salivary flow will be known as your stimulated salivary flow। लॉस और सिग्निफिकेंट रिडक्शन ऑफ अनस्टिमुलेटेड, जो आप रेस्टिंग स्टेज में जो हमारा सिलेवरी फ्लो होता है, अगर उसकी रिडक्शन हो जाए तो उसको हम जीरोस्टोमिया कहते हैं, ड्राई माउथ कहते हैं। उसके वजह से हमारी ओरल कैविटी में एडवर्स कंडीशंस प्रोड्यूस होती हैं।
Loss or significant reduction of unstimulated salivary flow can result in xerostomia or dry mouth, which results in following adverse conditions. कौन सी हैं? अल्टर्ड माइक्रोफ्लोरा, हमारी ओरल कैविटी में जो माइक्रोफ्लोरा है उसकी डिस्टर्बेंस हो जाएगी, पैथोजेनिक माइक्रोफ्लोरा उनकी वो डोमिनेट हो जाएंगे, टेस्ट डिस्टर्बेंस होगी, रैपिडली प्रोग्रेसिंग कैरीज होगी, फुट रिटेंशन, प्लाग एक्यूमुलेशन, बर्निंग, फिशर टंग, जिंजवाइटिस, एंगुलर चिलाइटिस, ओरल कैंडिडोसिस, साइलेडिनाइटिस। ये 10 इफेक्ट्स हैं जो आपकी ओरल कैविटी में होते हैं। अब आते हैं काजेज ऑफ जीरोस्टोमिया। रेडिएशन थेरेपी, किसी कैंसरस पेशेंट ने रेडिएशन थेरेपी करवाई हो, रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी करवाई हो, मेडिकेशन डिसऑर्डर्स हो, तो मेडिकेशन ले रहा हो पेशेंट, हम पूछते हैं ना आप कोई दवाई वगैरह का रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं, ऑटो इम्यून डिजीज हो गई, HIV डिजीज हो गई, इम्यूनोसप्रेसिव डिसऑर्डर, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ले रहा हूँ। अब सवाल ये है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि मेडिकेशंस कौन सी हैं जो जीरोस्टोमिया काज करवाती हैं, ये an unstimulated flow rate of less than 0.1 ml minute per minute is considered to be below normal। कोई पूछे भाई जीरोस्टोमिया में सिलेबरी फ्लो रेट कितना होता है, तो आप बताएंगे 0.1 ml पर मिनट से नीचे अगर सिलेबरी फ्लो हो जाए तो वो बिलो नॉर्मल होगा। ये मेडिकेशन हैं जो आपकी जीरोस्टोमिया करवाती हैं। ये सारे बहुत सारी दी हुई हैं, मैंने कुछ मेंशन की हैं। आप एंटी के नाम से याद रखिएगा, एंटी एस्थमेटिक है, एंटी डिप्रेसेंट है, एंटी इमेटिक्स है, एंटी स्टेमाइन है, एंटी हाइपरटेंसिव है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है। तो ये 3 4 5 नाम याद रख लें। बीटा ब्लॉकर्स भी हैं आपके, डायूरेटिक्स भी हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हाउ विल यू डायग्नोस रूट कैरीज। ये पढ़कर आए हैं आप लोग डेंटल कैरीज में, हम रूट कैरीज के हिसाब से डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज है, फर्स्ट स्टेप इन द डायग्नोसिस ऑफ रूट कैरीज इज अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंट्रीब्यूटरी फैक्टर्स ओरल हाइजीन प्रैक्टिस। यानी सबसे पहला स्टेप आपका होगा रिस्क फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना। जो रिस्क फैक्टर्स हमने पूरा चार्ट पढ़ा था, आप उन फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करें। आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? अगर पेशेंट की पुअर ओरल हाइजीन है तो आप क्या करेंगे? आप उसकी स्कैलिंग करवाएं। दूसरी चीज ये करें, टिश्यूज को डिस्प्लेस करें आप, रिट्रैक्शन, ताकि आप एक्सपोज कर सकें सब जिंजाइवल इंटरप्रोक्सिमल एरिया को एक्सपोज करके अंडर ट्रांस एलिमिनेशन आप रूट को जो है डिटेक्ट कर सकें, रूट कैरीज। तो पहला स्टेप हमेशा जो होता है वो होता है, यू विल हैव टू आइडेंटिफाई रिस्क फैक्टर्स। ठीक है, उसको आप क्लीन करेंगे, प्रोफाइलैक्सिस करवाएंगे, उसके बाद टिश्यूज को डिस्प्लेस करेंगे ताकि आपको बेटर व्यू नजर आए रूट का, सब जिंजाइवल इंटरप्रॉक्सिमल एरिया का, टू डिटेक्ट रूट कैरीज। Furthermore, color of the lesion, be it regular or black, is found to be a weak predictor of caries leak। देखें, रूट कैरीज आपको ब्लैक में भी मिलेगी, येलोइश में मिलेगी, लेकिन आप कलर के बेसिस पे कैरीज लीजन एक्टिविटी नहीं बता सकते। कलर इज द वीक प्रिडिक्टर ऑफ योर कैरीज लीजन एक्टिविटी। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो आप है टैक्टाइल एक्सप्लोरेशन। दिस इज टैक्टाइल एक्सप्लोरेशन। What's its purpose? The best predictor of microbiological activity in root caries lesion is found to be tactile exploration। अगर सवाल आ जाए तो भाई रिलायबल क्राइटेरिया फॉर द डिटरमाइनिंग द कैरीज एक्टिविटीज, तो आप टेक्टाइल मेथड पे लिखेंगे। ठीक है, इट शुड बी डन केयरफुली। Active lesions may or may not display obvious cavitation and rarely describe their tachy or lethargy to tactile exploration। एक्टिव लीजन्स जो होते हैं वो या तो कैविटेटेड होते हैं या कैविटेटेड नहीं होते, लेकिन आप टेक्टाइल एक्सप्लोरेशन इसलिए करते हैं, देखते हैं कैविटेशन है कि नहीं। दूसरा, लेथर्जी और टेकी कंसिस्टेंसी को डिटरमाइन करने के लिए। अच्छा, इसको आप 30 डिग्री का बैंड देके फिर यूज करेंगे। आफ्टर दैट यू विल गो फॉर रेडियोग्राफ्स। रेडियोग्राफ में आपका वर्टिकल बाइट विंग रेडियोग्राफ सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसको डायग्नोस करने के लिए रूट कैरीज की डिफरेंशियल डायग्नोसिस आपको पता होनी चाहिए। सर्वाइकल बर्नआउट है, सर्वाइकल बर्नआउट और रूट कैरीज में फर्क ये है कि सर्वाइकल बर्नआउट जो होता है
रेडियोल्यूसेंट एक बैंड होता है अराउंड द टीथ, और ये प्रॉक्सिमल एजेस पे होता है, और बैंड शेप रेडियोल्यूसेंसी होती है। जो कैरीज होती है वो इरेगुलर होती है, ठीक है, उसका डिमार्केटेड बॉर्डर नहीं होता, इसका एक डिमार्केटेड बॉर्डर होता है। और ये कहाँ पे होती है? ये प्रॉक्सिमल एजेस पे होती है। आपको डाइज का इस्तेमाल करते हैं हम, फ्लोरोसिन डाई है जो नॉन टॉक्सिक है। ये ऐसी डाई इस्तेमाल करते हैं जो डेंटिन के साथ अटेयर ना करे, इजीली रिमूव हो जाए, तो आजकल डाइज का भी यूज हो रहा है। आफ्टर दैट, हाउ विल यू प्रिवेंट रूट कैरीज? सो प्रिवेंटिव एंड कीमोथेरापेटिक स्ट्रेटेजीज हैं, ये आपने फिंगर टिप्स पे याद करनी है। आपने डाइटरी रेस्ट्रिक्शन करवानी है शुगर की। यू हैव टू इंस्ट्रक्ट टू पेशेंट properly tooth brush, जो properly brushes his her or teeth regularly with high fluoride toothpaste। interdental cleaning जो है एड्स यूज करे अगर उसको फूड इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है। अगर पेशेंट डेंचर यूज कर रहा है तो डेंचर की जो है हाइजीन को मेंटेन करे, ठीक है। सलाइवा सब्स्टिट्यूट यूज करे, ये पढ़कर आए हैं आप लोग। जाइलिटोल च्यूगम क्लोरोहेक्सिडीन माउथ वॉश प्रिस्क्राइब करें। 3 मंथ्स जो है प्रोफेशनल 3 मंथ्स एप्लीकेशन ऑफ सोडियम फ्लोराइड वार्निशेस इन केस ऑफ हाई कैरीज रिस्क पेशेंट। हाई कैरीज रिस्क पेशेंट है, रूट कैरीज है, तो प्रोफेशनली हर 3 महीने बाद आप उस पे सरफेस पे फ्लोराइड वार्निशेस अप्लाई करें। दीज आर प्रिवेंटिव एंड कीमोथेरेपेटिक स्ट्रेटेजीज। अब बात आती है कि भाई अब रिस्टोर कब करेंगे? रूट कैरीज लीजन को रिस्टोर करते हैं कि नहीं? रिस्टोरेशन के इंडिकेशंस हैं जब पेशेंट को सिम्टम्स हो, जब रूट कैरीज को हम अरेस्ट ना कर पाए, कैविटेटेड लीजन्स हो, रिकरेंट कैरीज हो, रिस्क ऑफ पल्प इन्वॉल्वमेंट हो, एस्थेटिक कंसर्न हो, इफेक्टिव प्लाक कंट्रोल इज डिफिकल्ट, तब आप क्या करेंगे? आप रिस्टोर करेंगे। आफ्टर दैट, problems with management of root caries, या what are the challenges you will face when you are going to manage root caries? ये सेम चैलेंजेस आपको क्लास 5 में भी मिलेंगे। अगर आपसे क्लास 5 में भी पूछें तो आप बताएंगे। एक्सेस का बड़ा इशू होता है इन केस ऑफ डीप क्लास 5 सब जिंजाइवल कैरी। रूट कैरीज में भी यही मसला है, आपको डायरेक्ट विजन नजर नहीं, डायरेक्टली नजर नहीं आएगी चीज, ब्लीडिंग होगी, तो इसलिए मॉइस्चर कंट्रोल बड़ा डिफिकल्ट होगा। रूट कैरीज को डायग्नोस जो एक्सरे से करते हैं उसकी लिमिटेड असिस्टेंस होती है। अच्छा जी, रूट कैरीज के लिए जो आप मटेरियल यूज करते हैं उसकी बॉन्डिंग वीक होती है, ठीक है। डायलेमिया ऑन बेस्ट मटेरियल टू यूज फॉर रेस्टोरेशन, कंफ्यूजन है अभी तक कि भाई बेस्ट मटेरियल कौन सा है। डिसीजन मेकिंग ऑन एक्सटेंट ऑफ कैरीज रिमूवल, आप कैरीज रिमूवल का एंड पॉइंट जो है डिटरमाइन करने में बड़ा मुश्किल होती है, कहाँ तक कैरीज रिमूव करनी है। रिमूव करते करते कहीं पल्प एक्सपोज ना हो जाए। सो हेयर there these are the problems with the management of root caries or challenges. So restorative material for root caries: amalgam, resin composite, compomer, jerry straw, GIC, RMGI. Best material कौन सा है according to your art and science? RMGI materials are preferred for definitive restoration primarily because they bound effectively to both enamel and dentine, and that act as a reservoir for fluoride which can be re-released into oral cavity. They are effective as an anti-caries agent only if patient reload the material a minimum of 3 times. इसमें ये बताया गया है कि RMGI जो है प्रिफर्ड मटेरियल है, ये आर्ट एंड साइंस रेफरेंस आर्ट एंड साइंसेस का, क्योंकि वो इफेक्टिवली बॉन्ड बनाता है और एक रिजर्वेयर, जब भी पीएच डाउन होगी फ्लोराइड रिलीज कर देगा। अच्छा, इसकी एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हम पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि वो ब्रशिंग जो है 3 टाइम करे, दिन में 3 टाइम करे। कोई फ्लोराइड प्रोडक्ट अगर यूज कर रहे हैं तो दिन में 3 टाइम करेगा, तो इसकी जो है रिचार्ज कैपेसिटी बढ़ जाएगी। बीसीक्यूज पॉइंट है, आ सकता है ये। अच्छा, अब सवाल ये है कि भाई रूट कैरीज रीजन जिसकी रेस्टोरेशन आपने की है वो फेल क्यों होती है? वो फेल होती है ड्यू टू फॉलोइंग फैक्टर्स: ड्यू टू पोजीशन ऑफ कैविटी, प्रिपरेशन मेथड, ऑपरेटर डिपेंडेंट वेरिएबल्स, रेस्टोरेटिव मटेरियल यूज्ड, एज ऑफ पेशेंट। एक तो उसकी पोजीशन ऐसी है जहाँ रिटेंशन हमें कभी कभार नहीं मिलती। प्रिपरेशन मेथड ये है कि आप ट्रेडिशनल मेथड्स यूज कर रहे हैं क्या कैरीज रिमूव करने के लिए। ऑपरेटर डिपेंडेंट वेरिएबल्स,
आपने आइसोलेशन सही नहीं की, आपने मटेरियल कोई यूज नहीं किया, एजिड पेशेंट है जिसमें स्क्लेरोटिक डेंटिन होता है, तो वहाँ बाउंडिंग पुअर होती है, तो इस वजह से आपके फेलियर ज्यादा होते हैं रूट कैरीज। अच्छा, अब इम्प्रूव कैसे करना है? इम्प्रूव ये है कि आपने रोटरी इंस्ट्रूमेंट्स यूज करने, एक्सकैवेटर्स यूज करना है। दूसरा, आपने डेंटिन को कंडीशन करना है पॉलीएक्राइलिक एसिड के साथ। तीसरा है आपने मॉइस्चर को अच्छे से यूज करना है। और आर एम जी आई को यूज करना है एज अ रेस्टोरेटिव मटेरियल। ये चार फैक्टर्स हैं जिससे आप इम्प्रूव कर सकते हैं और सक्सेस ऑफ रूट रिस्टोरिंग रूट कैरीज। तो ये छोटा चैप्टर था, ये यहाँ तक था। इसमें कोई सवाल हो तो पूछें। ये एंड हो चुका है आपका।